प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं अपने एक नए YouTube चैनल का शुभारंभ करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एस्ट्रोकॉम। इसमें हम ग्रहीय संचार से संबंधित और उनके सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा विषय है ग्रहीय संचार में काल गणना। दोस्तों, जब दो या उससे अधिक ग्रह किसी एक भाव या राशि में जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच एक प्रकार का संवाद, संचार, संयोग, सम्मिलन होता है और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य नारायण का जब उदय सुबह प्रातः होता है तो हमारे मानव जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों पर, प्रकृति पर, पौधों पर, सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसके नकारात्मक भी पड़ते हैं, जब उसके अच्छे अनुकूल होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो कहने का मतलब जो दृश्य, कई तो दृश्य ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, कई ग्रह अदृश्य हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो या उससे अधिक ग्रह किसी एक भाव में, किसी राशि में जब वह मिलते हैं तो उनके बीच जो संचार होता है उसे ही हम ग्रहीय संचार कहते हैं। ग्रहीय संचार का जिक्र पराशर संहिता, नारद संहिता जैसे महान ग्रंथों में किया गया है। जब दो या उससे अधिक ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं तब ग्रहीय संचार होता है। जब उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है तो उस स्थिति में भी संचार होता है, उसे भी हम ग्रहीय संचार कहते हैं। जब दो या उससे अधिक ग्रह एक भाव में ना होकर के एक के आगे और पीछे भी होते हैं लेकिन उनकी डिग्री का अंतर कम होता है तो उनके बीच भी एक संचार होता है जिसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसे हम ग्रहीय संचार कहते हैं। ग्रहीय संचार के अंतर्गत नक्षत्रों, नक्षत्र स्वामियों, उपनक्षत्रों, उपनक्षत्र स्वामियों के बीच भी जो संचार होता है उसे भी हम ग्रहीय संचार की संज्ञा देते हैं। जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं या नजदीक आते हैं या दृष्टि संबंध स्थापित करते हैं तो उनके बीच जो संचार होता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम खगोल शास्त्र के तहत पढ़ते हैं। यानी कि खगोल शास्त्र जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसके तहत ग्रहों के वैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और ग्रहों के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ग्रहीय संचार एक ऐसा विषय है जिसका संबंध खगोल विद्या एवं ज्योतिष विद्या से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि संचार एक विषय के रूप में अगर हम लें, एक संकाय के रूप में यदि हम लें तो संचार का संबंध विभिन्न विषयों जैसे राजनीति शास्त्र, आर्थिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, यहाँ तक कि विशुद्ध विज्ञान से भी संचार का संबंध है। जब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है। इकोनॉमिक जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसका संबंध इकोनॉमिक्स से है। जब हम किसी कल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसका संबंध कल्चरल स्टडीज से होता है। उसी प्रकार जब हम ग्रहीय संचार या ग्रहीय पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसका संबंध एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोलॉजी से होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विच रिलेट्स टू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, sociology, psychology, anthropology, philosophy, astronomy, astrology, physics,
chemistry, and so many applied sciences. So it is very interdisciplinary and multidisciplinary subject. जहां तक काल गणना का सवाल है, ग्रहीय संचार में काल गणना का सवाल है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि काल हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों, दर्शन शास्त्रियों, पूर्व आचार्यों ने काल की तुलना परमात्मा से की है। काल परमात्मा का रूप स्वरूप है तथा इसे हम काल पुरुष भी कहते हैं। अलग अलग काल का अलग अलग जीव जंतुओं पर, वृक्षों पर, पौधों पर, मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी काल में कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को, अपनी बुलंदियों को छूता है, तो किसी काल में वही व्यक्ति अवनति के कगार पर आ जाता है। ठंडक के मौसम में जिस प्रकार गुलाब के फूल काफी खिलते हैं, लेकिन ठंडक के मौसम में उड़हुल के फूल मुरझाने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में गुलाब के फूल मुरझाने लगते हैं और उड़हुल के फूल खिलने लगते हैं। उसी प्रकार कालांतर में कालांतर का प्रभाव मानव जीवन पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है, जिसे हम काल कहते हैं। इसलिए कोई कहता है हमारा समय ठीक नहीं है, हमारा समय बहुत अच्छा है, तो अलग अलग काल का प्रभाव व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। हालांकि उसके कर्म, उसके पराक्रम, उसकी धैर्य, उसकी इच्छा शक्ति उसके विपरीत काल में भी उसे फल प्रदान करते ही रहते हैं। आधुनिक युग में काल का विभाजन घंटा, मिनट, सेकंड में किया जाता है, जबकि प्राचीन ऋषियों, मुनियों, पूर्व आचार्यों ने काल का विभाजन रात्रि, दिवा, मुहूर्त, घटी, पल, विपल, क्षण, निमेष आदि में किया है। खैर, काल को हम किसी रूप में लें, परंतु इसका संबंध सूर्य नारायण के भ्रमण एवं परिभ्रमण से सीधा है। काल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कहते हैं हमें समय के साथ चलते हैं, काल के साथ हमें चलना चाहिए। कालानुसार योजना निर्मित करना भी मनुष्य या पशु पक्षी भी उसके अनुसार अपने रूप स्वरूप, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ काल विभाजन समझने से पूर्व हमें भचक्र के बारे में जान लेना आवश्यक है। एक भचक्र में 12 राशियां होती हैं, यानी कि जब सूर्य नारायण 12 राशि में मेष से लेकर मीन पर्यंत तक जब भ्रमण कर लेते हैं तो उसे हम एक भचक्र कहते हैं। यानी कि एक भचक्र में जब सूर्य नारायण मेष राशि में आते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, जब वो वृषभ राशि में आते हैं तो अलग प्रभाव पड़ता है, मिथुन में अलग प्रभाव पड़ता है, कर्क में अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से वो धीरे धीरे मीन पर्यंत तक जब भ्रमण करते हैं तो पूरे 12 राशियों में जब सूर्य नारायण का आगमन होता है तो उसे हम भ्रमण होता है, संचरण होता है, तो उसे हम एक भचक्र कहते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि वर्तमान समय में सूर्य नारायण मकर राशि में, जैसा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया गया था, यानी 14 जनवरी को सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश किए थे। इसके बाद 14 फरवरी को सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मार्च को सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी कि सूर्य नारायण एक एक महीना तक सभी राशियों में रहते हैं। जब वो मेष में चले जाते हैं तो उनको उच्च का माना जाता है, काफी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आते हैं और इसलिए अप्रैल का समय बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल, व्यक्ति काफी अच्छा, अपना हर दृष्टि से सपूर्णता महसूस होती है और व्यक्ति एक अच्छा, पूरी मानव जाति, पूरी सृष्टि में एक प्रकार की बहुत विशेष, हालांकि मकर संक्रांति के बाद से ही मौसम एक अनुकूलता लिए होने लग जाता है जिसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों एक भचक्र में 12 राशियां होती है जिसमें 360 डिग्री होता है। एक राशि 30 अंश यानी कि 30 डिग्री के होते हैं, एक राशि में 30 डिग्री होता है, एक अंश या डिग्री में 60 कला होते हैं, एक कला में 60 विकला होते हैं। तो इस प्रकार से समयों का विभाजन भचक्रानुसार
किया गया है। भारतीय मतानुसार काल विभाजन को विभिन्न प्रकारों से विभक्त किया गया है। पलक झपकने में जो समय लगता है उसे हम निमेष कहते हैं, और 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होता है, 15 काष्ठा एक लघु के बराबर होती है, और 15 लघु को एक घटी कहते हैं। समय की इकाइयों की विस्तृत व्याख्या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि एक असु का मतलब है 10 विपल यानी कि 4 सेकेंड, 60 विपल इज इक्वल टू 1 पल यानी कि 24 सेकेंड, 60 पल इज इक्वल टू 1 घटी, 60 घटी इज इक्वल टू 1 अहोरात्र यानी कि दिन रात। एक अहोरात्र में सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है। 2 घटी 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त 1 अहोरात्र, 7 अहोरात्र 1 सप्ताह, 30 अहोरात्र 1 मास, 12 मास 1 वर्ष। घंटा में काल गणना जैसा कि हम सभी करते हैं, 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन। इस प्रकार से काल का विभाजन किया गया है। अहोरात्र यानी दिन रात। भारतीय आचार्यों ने सूर्योदय से सूर्योदय तक को अहोरात्र यानी कि दिन रात कहा है, परंतु व्यावहारिक जीवन में पश्चिम का समय का एक अलग प्रभाव पड़ता है, और मध्य रात्रि में उसको शून्य काल कहते हैं, यानी कि 12 बजे 0 आवर हो जाता है, जिसको भारतीय रेलवे सारणी में भी पश्चिम की इस शून्य काल का अनुसरण किया जाता है। इसलिए हम 4 बजे शाम को कहते हैं 16 बजे, 5 बजे शाम को हम 17 बजे कहते हैं। तो उसी प्रकार रेलवे टाइम टेबल के अनुसार काल विभाजन और पश्चिम के प्रभाव के कारण इसको काल विभाजन को परिवर्तित किया गया। फिर भारतीय वर्षमान पद्धति, इसके अनुसार काल का विभाजन कैसे किया गया है। भारतीय पूर्वाचार्यों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा, ज्योतिषाचार्यों द्वारा वर्षमान को 5 भागों में बांटा गया है। सौर्य वर्ष, चंद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, सावन वर्ष और बृहस्पति वर्ष। एक सौर्य वर्ष में 365 दिन, 6 घंटा, 9 मिनट और 11 सेकंड होते हैं। यानी कि एक सौर्य वर्ष में सूर्य नारायण मेष से लेकर मीन तक परिभ्रमण करते हैं और 1-1 महीने तक सभी राशियों में रहते हैं। चंद्र वर्ष हम उसे कहते हैं जब चंद्रमा 12 चक्र, एक भचक्र का 12 चक्र लगाते हैं तो उसे हम चंद्र वर्ष कहते हैं। इसमें भी एक प्रकार से 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 11 सेकंड होते हैं। नक्षत्र वर्ष हम उसे कहते हैं चंद्रमा द्वारा जब 27 नक्षत्रों के में परिभ्रमण किया जाता है तो उसको हम नक्षत्र वर्ष कहते हैं। और सावन वर्ष, अगला सावन वर्ष है, सूर्योदय से सूर्योदय सावन दिन कहलाता है। 30 सावन दिन का एक सावन मास होता है। 30 सावन मास का 12 सावन मास का एक सावन वर्ष होता है। और अगला है बृहस्पति वर्ष। बृहस्पति मध्यम गति से चलने वाला ग्रह है। ये शनि से तो तीव्र चलता है, लेकिन सबसे धीमी चाल शनि की होती है, लेकिन बृहस्पति मध्यम गति से चलता है और एक राशि में, एक भाव में बृहस्पति 1 वर्ष तक रहता है। तो बृहस्पति जितने दिनों तक किसी एक राशि में संचरण करता है तो उसे हम बृहस्पति वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ग्रहीय संचार के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया और ग्रहीय संचार में जो काल गणना होती है, काल विभाजन होता है, उसको भी बताने का हमने संक्षेप में आपको प्रयास किया। और काल विभाजन के संदर्भ में हम और भी विस्तृत चर्चा अपने अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तब तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि या किसी प्रकार की कोई विचाराभास हो, विचारांतर हो, तो आप निसंदेह, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।